अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आप सबका हम सबका बहुत अच्छा गुजरेगा। प्रोग्राम में वो खबरें जो अमूमी तौर पे छापी नहीं जाती हैं, आवाम से छुपाई जाती हैं, हम आपके सामने रखेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से वहीद राजपर हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से ही वकील रहमान भी हमारा साथ दे रहे हैं प्रोग्राम में। कोयटा से किफ़ायत अली हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मलिक सईद आवान, इकराम होती साहब और सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब। तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ ख़बरें हैं। सबसे पहले इंतहाई अहम मामला, बहुत बार अपने प्रोग्राम में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की ज़बूहाली को, खस्ता हाली को हमने उठाया है। अब से कुछ अर्सा पहले वाजिद सवाती साहब जो एक रैंकर हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के, उनको एमडी लगाया गया था, लेकिन एक ही महीने बाद उनसे ये चार्ज वापस ले लिया गया। अब नए एमडी आ गए हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के। भट्टी साहब, जो नए एमडी आए हैं एडहॉक बेसिस पे हैं, इनका नाम ज़रा बता दें और इनको लाने वाले कौन साहब हैं और जो इनको लेकर आए हैं उनका सिलसिला क्या? दरअसल देखिए, मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन बद इंतजामी और बैड गवर्नेंस के बायस बुरी तरीके से मुतासर हुई थी और सिर्फ 5 सालों के दौरान यानी कि मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के 11 एमडीज़ को तब्दील किया गया था सिर्फ 5 साल के अरसे में। जबकि किसी भी इतनी बड़ी कॉरपोरेशन जिसकी सालाना सेल 80 अरब रुपए तक पहुंची हो, उसके लिए तो आपको एक कॉम्पिटेंट एमडी अपॉइंट करना चाहिए था, जिसको रेलिवेंट कारोबार का एक्सपीरियंस हो, जिसने इस टाइप की फूड सप्लाई चेन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलाया हो। लेकिन उसके बरक्स ब्यूरोक्रेट्स को ही वहां पर तैनात किया जाता रहा, जिसके नतीजे में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की सालाना सेल 80 रुपए से कम होकर 40 रुपए तक पहुंची और अब मजीद उसकी जो बदहाली और उसकी माशी तबाहकारी जारी थी, उसके नतीजे में उसकी अब सेल तकरीबन 30 अरब के करीब कम सालाना के लेवल पर पहुंच चुकी है। अब ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इस बात की उम्मीद थी कि कुछ सूरत हाल बेहतर होगी और मामला बेहतर अंदाज में चलाए जाएंगे। लेकिन आते ही पहले तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के लिए मुख्तलिफ अशिया की जो खरीदारी का सिलसिला था वो रोका गया। 4,500 से ज़ायद जो उसके स्टोर थे वहाँ पर सैकड़ों स्टोर्स बंद होना शुरू हो गए। उसके बाद मुलाजमीन ने एहतजाज किया और अल्टीमेटली हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को बंद नहीं किया गया था। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन अपने मैंडेट के मुताबिक अवाम को म्यारी अशिया सस्ते दाम के ऊपर फराहम करता रहेगा और माजी के जो वाजबात हैं, हुकूमत के जिम्मे वाजिब अदा हैं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के, वो भी अदा किए जाएंगे। स्पेशली सब्सिडी की मद में जो अरबों रुपए की रकम इल्तवा का शिकार है। इस यकीन दहानी के बाद हड़ताल खत्म हुई और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ही सीनियर जनरल मैनेजर वाजिद सवाती को, जो कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के अंदर इस बिजनेस का 30 साल का तजर्बा रखते थे और बेहतरीन अमूर चलाने के उन्हें काबिल समझा जाता था और एक इंटेग्रिटी के हामिल ये अफसर थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर वजारत सनअत और पैदावार ने उनको एक्टिंग एमडी अपॉइंट किया। जिसके बाद इस पूरे सेक्टर के अंदर जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं उन्हें भी एक उम्मीद पैदा हुई थी कि अब हम यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन दोबारा अपने पांव पर खड़ा होगा। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के वीरान स्टोर्स दोबारा आबाद होंगे, वहां पर म्यारी अशिया सस्ते दाम के ऊपर आवाम को मिलना शुरू होंगी। 1 माह के दौरान ही वाजिद सवाती साहब ने, जब वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जिसको गवर्नमेंट ने अभी ताहाल कोई फंड जारी नहीं किए, उसकी वो रकम जो हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा है, उसके बावजूद वाजिद सवाती साहब ने एक बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस के तहत मुख्तलिफ कंपनीज को कन्विंस किया कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन माली खसारे से दो चार है, आप हमें दोबारा सपोर्ट कीजिए। उन कंपनी के साथ नए एग्रीमेंट्स किए जा रहे थे कि आप अशिया फराहम कीजिए, इनको फरोख्त किया जाएगा और मुख्तलिफ फर्म्स के मुख्तलिफ कंपनियों के माजी के जो वाजबात थे वो भी अदा किए जाएंगे। अब एक नई रिफ्ट पैदा होने जा रही है। हमारी मुशीर प्राइम मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब से इस्तदा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से लाखों अफराद का और सैकड़ों कंपनियों का रोजगार वाबस्ता है। इस इदारे ने अभी बहुत सी कंपनियों के अरबों रुपए वाजिबुल अदा है, कंपनियों को अदायगियां करनी है। बहुत से कंपनियों के कारोबार ठप हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसको कॉम्पिटेटिव और प्रोफेशनल तरीके से एक यहाँ पर इसके एमडी की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए और मुलाजमीन और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दरमियान अब एक नई रिफ्ट पैदा होने जा रही है, जिससे अल्टीमेटली यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का ऑपरेशन मुतासिर होगा, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के अमूर मुतासिर होंगे। लिहाजा चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अगर उनका मेरिट पर उनका इंतखाब किया गया है तो उन्हें SCCP कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स के मुताबिक अपने डोमेन में रहते हुए अपना किरदार अदा करना होगा और उसके साथ प्रोफेशनल एमडी की तैनाती लाजमी हो चुकी है और उसके साथ साथ
वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की बाजी की वाजिबात अदा करने की कमिटमेंट की थी, वो रकम अदा होनी चाहिए। 20 अरब रुपए से जायद की रकम है और उसके साथ यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को मुख्तलिफ फैक्ट्रीज, मुख्तलिफ कंपनीज की जो रकम उन्होंने अदा करनी है, जो कि 4 अरब रुपए से जायद रकम है, वो रकम उनको अदा करनी चाहिए ताकि जो पूरा एक मौशियत का पहिया है, एक इकोनॉमिक साइकिल है, वो चलता रहे। और मुआशी जो इसके साथ रोजगार जिनका वाबस्ता है, कुछ यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन हो, वो सनतों फैक्ट्रियों के मुलाजमीन हो, उनका निज़ाम भी बेहतर तरीके से चलता रहे। बड़ा इम्तिहान है, देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उसके साथ मुशीर सनत व पैदावार रज़ाक दाऊद साहब किस तरीके से इस मामलात को हैंडल करते हैं। जो एमडी का तनाज़ा है उसकी तैनाती से लेकर उसके साथ साथ जो मुलाजमीन और उसके साथ साथ जो मुलाजमीन से जो कमिटमेंट की गई थी और उसके साथ जो मुख्तलिफ कंपनीज की रकम की जो वाजबात की अदायगी है, वो उसको किस तरीके से इंश्योर करते हैं, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर ये फौरी तौर पर इस मामला को रिजॉल्व ना किया गया तो दोबारा धरने और हड़तालें शुरू होने का खदशा है। बट ये सब कंपनीज और कॉर्पोरेशन प्रोडक्ट मटेरियल इंपोर्ट करती हैं, लेकिन वजारत सनत व पैदावार यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के लिए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंपोर्ट करके ले आ गई है। लेकिन इस इदारे का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि 80 अरब सालाना जिसकी आमदन हो, सेल हो, और वो भी ज़बू हाली का शिकार हो जाए, खस्ता हाल हो जाए, ज़ाहिर है मैनेजरियल इश्यूज़ होते हैं यहाँ। किफ़ायत अली हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं। किफ़ायत, आपकी खबर पे आने से पहले हमारी जानिब से, टीम बाखबर सुबह की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपकी 2 रिपोर्ट्स ने अवार्ड्स जीते हैं और यकीनी तौर पे ये एजाज़ है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। और दूसरा जो आपकी खबर है, बलूचिस्तान में एक जानिब माली बहरान है, फिर खुश्कसाली है, और तीसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि करप्शन का बाजार भी गर्म है। इस सारे मामले में हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया फैसल भाई। सबसे पहले तो जो आपने इतनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और दूसरा, इस खबर के हवाले से हम अगर बात करें तो आप देखें कि एक तरफ हम बलूचिस्तान में खुशहाली की बात करते हैं, माली बहरान की शिद्दत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इसी सूबे के जो मुख्तलिफ महकमे हैं जिनका काम जो है वो लोगों को जो है वो सहूलियात पहुंचाना है, उनके अंदर जो बैठी करप्ट अनासर है वो इस सूबे के वसाइल को किस बेदर्दी से लूट रहे हैं, उसकी मिसालें जो है वो और कहीं नहीं जो है वो देखी जा रही। इस हवाले से जो मेरी खबर है वो 2014-15 में जो है वो बलूचिस्तान के 2 इलाके जिनमें मूसाखेल और ज़ियारत, इसमें तकरीबन 9 तरक्याती मंसूबे थे जिनको जो है वो मुकम्मल किया जाना था 2 साल के अरसे में। इस मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 66.5 मिलियन रुपए की जो है वो रकम रखी गई, जिसमें जो है वो महकमा आपाशी और महकमा B&R की जेर निगरानी जो है वो ये तरक्याती मंसूबे जो है वो मुकम्मल करने थे। इन तरक्याती मंसूबों पर जून 2014 में काम शुरू किया गया और अगस्त 2015 में इसका काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। इस हवाले से जब इन दोनों महकमों की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें यह बताया गया कि इस मंसूबे को जो है वो बखूबी अंजाम दे दिया गया है, जबकि इसके साथ ही साथ इसमें 87 लाख रुपए की जो है वो बचत भी है। तमाम इस तमाम तर ये दस्तावेजात जो है जब ये बाला महकमों में गई, यानी कि मवासलात, खजाना, B&R और जो महकमा आपाशी के जो कुछ अफसरान जो इस तमाम तर मंसूबे को देख रहे थे, उन्होंने जो है वो बड़ी कमाल महारत के साथ इस तमाम तर मंसूबे की दस्तावेजात को हासिल करते हुए जो है ये मंसूबा जो है जो कि तकरीबन 6 करोड़ रुपए का था, उसे 12 करोड़ रुपए जो है वो जाहिर किया। और ना सिर्फ ये बल्कि इस मंसूबे के लिए तकरीबन 4 करोड़ की जो रकम थी उसे जो है वो एडवांस चार्ज किया गया और इसे जो है वो एक थर्ड पार्टी अकाउंट में जो है वो जमा करा दिया, जिसके बाद इसे मुख्तलिफ जो अदायगियां थी उसमें जो है वो इसको निकाला गया। और इन तमाम तर जो अफसरान थे जो मिली भगत से इस तमाम तर मंसूबे को देख रहे थे करप्शन के लिए, उनमें जो है ये बराबर जो है वो तकसीम कर दिया गया। इस तमाम तर मामले पर जो है वो जब इसकी खबरें चलना शुरू हुई तो 2 साल कबल ही इस पर एक तहकीकाती कमेटी जो है वो भी बनाई गई थी, जिसको अहकाम दिए गए थे कि वो इस तमाम तर मामलात को देखे और फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करे। 2 साल कबल जो है वो इस तमाम तर मामले की जो तहकीकाती रिपोर्ट थी वो भी जो है तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में किसी खिलाफ कार्रवाई क्यों अमल में ताहाल नहीं लाई गई और इस तहकीकाती कमेटी ने किसको जिम्मेदार ठहराया है? हिनानकुन तौर के ऊपर बलोचिस्तान एक जानिब मुख्तलिफ मंसूबों के लिए उनको अदायगी के लिए फंड्स मौजूद नहीं है, लेकिन जिन मंसूबों के लिए फंड्स मौजूद हैं वहां पर डबल अदायगियां कर दी गई। तो तहकीकाती कमेटी ने किन अफसरान को पॉइंट आउट किया और उनके खिलाफ ताहाल कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
सुहेल साहब, तहकीकाती कमेटी ने 2 साल कबल जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो मुतल्लिका महकमों को दी थी। ताहम उसके अलावा जो है उनमें जो महकमा आपाशी, महकमा मवासिलात और इसके अलावा महकमा PND में जो है कुछ अफसरान को इन्होंने नॉमिनेट भी किया था, जिसमें उनको ये बताया गया था कि ये जो है इसमें जो है वो शामिल हो सकते हैं और इनके खिलाफ जो एविडेंस है उसके हवाले से भी उन्होंने एक बहुत ही ब्रीफ रिपोर्ट जो है वो तमाम तर मुतल्लिका महकमों को दी। ताहम उसके बरक हम देखते हैं कि ये तमाम तर अफसरान जिनको उस रिपोर्ट में नॉमिनेट किया गया था, उन तमाम तर अफसरान जो है वो इस वक्त भी इन्हीं महकमों में जो है वो अपने फराइज भी अंजाम दे रहे हैं, ना इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई हुई। जबकि जो तहकीकाती जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो भी जो है वो रद्दी की टोकरी की नजर कर दी, जिसमें हमेशा से हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान में जब किसी भी करप्शन के हवाले से बाज़गश्त की जाती है तो जो तहकीकाती कमेटी होती है या तो उनको किसी तरह से डराया धमकाया जाता है या फिर उनकी जो तहकीकाती रिपोर्ट होती है उसके खिलाफ जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस हवाले से 12 जो है वो इसमें लेटर्स भी लिखे गए कि जो अफसरान के इनको तहकीकाती रिपोर्ट पे जिनको नॉमिनेट किया गया है वो इस वक्त भी जो है वो उन महकमों में काम जो है वो अंजाम दे रहे और तकरीबन इस मंसूबे को 6 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ जो है उसको डबल अदायगियां जो है वो इसमें कर दी गई और ये तमाम तर रकम जो है ये इन तमाम तर अफसरान जो कि इस मंसूबे में करप्शन में मुलविस है उनमें जो है वो बराबर तकसीम कर दी गई। जी तो किफ़ायत अली, अब ये जो 6 तरक्याती स्कीमें थी जिनके लिए 12 करोड़ पर अदायगी की गई, ये तरक्याती स्कीमें किन शुबों से वाबस्ता थी और क्या इनके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है, ये तहाल ये ज़ेर तामीर है? जी बिल्कुल, ये तकरीबन भट्टी साहब 9 तरक्याती स्कीमें थी जिसमें मुख्तलिफ जो है वो डिटेल्स जो है वो भी हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कोट खान मोहम्मद इरिगेशन स्कीम थी। इसके अलावा मूसा खेल में कुछ 2 छोटी इरिगेशन की स्कीम्स थी। इसके अलावा 35 किलोमीटर पर मबनी जो है वो गुंजा संसक रोड था जो कि ज़ियारत में तामीर किया जाना था। इसके अलावा BT रोड था तंगीसर केवान, ये भी ज़ियारत का इलाका है जहां पर ये तकरीबन 29 किलोमीटर जो है वो मबनी ये रोड है। इसके अलावा डैम गोकर लोगाई इंक्लूडिंग वाटर चैनल, इसमें जो है वो मुख्तलिफ महकमे थे। ये तमाम तर जो मनसूबे थे इनको मुकम्मल कर दिया गया था मुकर्ररा वक्त पर। इसके हवाले से इसमें जो मुलविस इसमें लोग थे जिनके जिम्मे ये मनसूबे लगाए गए थे उनको जो है वो इस हवाले से तारीफी कलमात भी उनके लिए कहे गए थे कि उन्होंने मुकर्ररा वक्त पर तमाम मंसूबों को मुकम्मल किया, बल्कि इसमें 87 लाख रुपए की जो है वो बचत भी अपनी दस्तावेजात में जाहिर की। लेकिन बदकिस्मती इस पे सितम ज़रीफी ये है कि जब ये तमाम तर मामला जो है ये बाला महकमों में गया तो उसमें जो है इस हवाले से इस मंसूबे को तकरीबन 6 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया गया और इसकी रकम को भी जो है वो एडवांस चार्ज करके थर्ड पार्टी अकाउंट में जमा कराकर करप्शन की नजर कर दिया गया। और आपने नैब का बताया कि नैब की बलूचिस्तान में कार्रवाइयां ना होने के बराबर हैं। कुछ अर्सा कबल तो नैब बहुत एक्टिव था और बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जा रहा था, इसकी क्या वजह? क्या DG नैब की तब्दीली के बाद कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार हुई हैं या कोई सियासी आपको इसके ऊपर असर और सूख दिखाई देता है? देखिए भट्ट साहब, बिल्कुल ऐसा होता है कि नैब पिछले कुछ माह में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा एक्टिव थी और बहुत सी कार्रवाइयां जो है वो सामने आ रही थी। मुख्तलिफ जो मंसूबे थे उनके हवाले से जो है वो तहकीकात की जा रही थी, तहकीकाती मराइल जो है तहकीकाती जो चीजें थी वो सामने आ रही थी। ताहम उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब जो है ये कार्रवाइयां जो है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है और इस हवाले से यकीनी तौर पर एक वजह सियासी वजह जरूर हो सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान में हम हमेशा देखते हैं कि जो बड़े जो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ आला ओहदों पर फायज हैं या इसके अलावा जो जो उनके पास वजारतें हैं या दीगर जो है वो यकीनी तौर पर अपना सियासी असर और रसूख रखते हैं। दूसरी तरफ जो एक कबायली ट्राइबल एरिया के हवाले से उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर का सामना रहता है इन तमाम तर महकमों को कि जो करप्ट बात करती है या जो इन तमाम तर मंसूबों की जो तहकीकात है उनसे रिलेटेड होती है। तो यकीनी तौर पर इसमें हम देखते हैं कि नैब का एक बहुत बड़ा रोल होगा और इन तमाम तर जो मंसूबे हैं जिसमें करोड़ रुपए की करप्शन की गई और वो अफसरान के जो इस वक्त भी उन इदारों में मौजूद है। किफायत, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत डिटेल में बताया। बलूचिस्तान में एक जानिब माली बहरान, दूसरी जानिब खुशकसाली और तीसरी जानिब करप्शन भी जोरों शोर से जारी है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दीगर खबरें और मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतहाई अहम मामला है, पाकिस्तान को पहले भी इससे नुकसान पहुंचा और वजह यही थी कि सही तरीके से पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ की पैरवी नहीं की। कार के रेंटल पावर प्लांट्स की दरख्वास्त पर पाकिस्तान को $670 मिलियन
हर्जाने के मामले पर अब पावर डिवीज़न ने 61 के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील के लिए काबीना से मज़ीद रकम जो है वो तलब कर ली है। भट्टी साहब बताइएगा कितनी रकम मज़ीद तलब की गई है और पहले जो कोताहियाँ या गलतियाँ की गई वो क्या थीं, और क्या पावर डिवीज़न अब भी उनको दोहराने से इज्तनाब करने का भी कुछ प्लान करे, सिर्फ रकम ही तलब की है? फैसल, माजी में 2 बड़ी गलती हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2009 में ये फैसला किया और कारके रेंटल पावर कंपनी, जिसका नाम कारके कैरेडेनिस था, तुर्किश कंपनी थी, उसके साथ मुआहिदा किया गया कि मुल्क में बिजली का बहरान है, उस बहरानी कैफियत से निकलने के लिए लाजिम है कि आप हमें पुरकशिश टैरिफ के हम आपको ऑफर करते हैं और आप यहाँ पर रेंटल पावर प्लांट्स लेके आइए और दिसंबर 2009 तक बिजली की फराहमी को आपको यकीनी बनाना होगा। बुनियादी तौर के ऊपर यह एग्रीमेंट था जो कि अगरचा नेपरा कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया था, टैरिफ वन साइडेड दिया गया था और बहुत सी दीगर खिलाफ वर्जियाँ की गई थी, लेकिन उसके बावजूद पुरकशिश टैरिफ दिया गया, कवायद व ज़वाबित में रिलैक्सेशन की गई, लेकिन कारके रेंटल पावर प्लांट्स मुतलका वक्त के ऊपर ऑपरेशनल ना हो सका और ये रेंटल पावर प्लांट 2011 के वस्त में जाकर ये मतलब 1.5 साल की तखीर से ऑपरेशन हुआ, जिससे कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचा और उसके साथ साथ इसके साथ एक ऐसा एग्रीमेंट किया गया कि ये पावर प्लांट पूरी सलाहियत पर बिजली भी पैदा नहीं कर पा रहा था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से रेंटल पावर मनसूबा शुरू किया गया था, उस मामले के ऊपर खुद नोटिस लिया था। उस नोटिस लेने के बाद इसकी कार्रवाई शुरू हुई और मार्च 2012 में वफाकी हुकूमत की जानिब से रेंटल पावर प्लांट्स के साथ जितनी कंपनियों के साथ ये मुआहदे किए गए थे उन तमाम मुआहिदों को गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया गया था। लेकिन उस वक्त नैब को जब तहकीकात का हुक्म दिया गया था, अब वजारत पानी और बिजली और दीगर सरकारी इदारों की जानिब से मौसर तरीके से इन मामलात को वाइंड अप नहीं किया गया था, जिसके नतीजे में कारके कैरेडेनिस कंपनी, जिसके मालकान का मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर गहरा असर व रसूख था, उन्होंने आलमी एक फोरम है जिसके हम इक्सड कहते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, वहाँ पर यह मामला ले जाया गया, वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में भी इस मामले को अच्छे अंदाज में इसकी पैरवी नहीं की गई, चूँकि मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि हम बाहमी तौर के ऊपर इस मामले को हल करें, लेकिन फिर बाद में खामोशी इख्तियार कर ली गई। नैब ने इस कारके रेंटल पावर प्लांट कंपनी का जो बहरी जहाज़ के ऊपर जो इसका शिप था वो बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन साबिक वफाकी वज़ीर पानी बिजली ख्वाजा आसिफ साहब उनकी टीम की कोशिशों के नतीजे में ये कंपनी न सिर्फ अपना रेंटल पावर प्लांट पाकिस्तान की हदूद से बाहर ले गई और जब वो अपना रेंटल पावर प्लांट बाहर लेकर गए उस मौके के ऊपर नैब के साथ एक मुआहदे की जरूरत थी कि हम बैरून मुल्क आपके खिलाफ कोई हर्जाने की कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कोई केस नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हम अमलदारी करेंगे और लॉ के मुताबिक एहतसाब अदालत के अंदर अपने इस फैसले को इसका अपना दिफा करेंगे। लेकिन उनका रेंटल पावर प्लांट रिलीज कर दिया गया और उसके बाद उस कंपनी ने और पाकिस्तानी जो इनके इन्वेस्टर्स थे, इनके जो पार्टनर थे, उन दोनों ने मिलकर जब ये 61 में मुकदमा किया तो उसके बाद फिर दूसरी सबसे बड़ी गलती का आगाज हुआ। वजारत पानी और बिजली और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की टीम की जानिब से बेहतर अंदाज में इस केस को डिफेंड नहीं किया गया। अल्टीमेटली मार्च 2018 में इसकी जब प्रोसीडिंग हतमी लेवल पर पहुंची तो अगस्त 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ 61 ने $760 मिलियन हर्जाने का फैसला दे दिया, यानी कि कारके कैरेडेनिस कंपनी को कहा गया कि आप इसको हर्जाने की मद में $760 मिलियन अदा करें। अब ये बहुत तशवीशकुन बात थी। उसके बाद दोबारा पावर डिवीजन के अंदर खामोशी इख्तियार कर ली गई कि अब इस मामले को कैसे निपटाना है। जब खामोशी इख्तियार हुई तो उसके बाद 61 के फैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए और अपने मतलूबा जुर्माना वसूल करने के लिए कारके कैरेडेनिस कंपनी ने एक और दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त के मुताबिक 61 के पास ये इख्तियार हासिल है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो पाकिस्तान की असासें हैं, जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ कोई कंपनियाँ या इमारतें हैं, उसको वो अपनी कस्टडी में ले सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं। इसी नतीजे के अंदर 61 के अंदर कारके कैरेडेनिस कंपनी ये दरख्वास्त की कि यूके, जर्मनी, उसके साथ फ्रांस और अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के जो हुकूमत पाकिस्तान के जो असासे हैं उनको अटैच कर लिया जाए जब तक उनकी इस रकम की वसूली नहीं होती हो, जब तक ये $760 मिलियन की वसूली नहीं होगी, इन असासों से जो आमदन होगी वो कारके कैरेडेनिस कंपनी को वसूल होगी। ये बहुत बड़ा जुर्माना होगा मुल्क की तारीख का। रेकॉर्ड के मंसूबे के अंदर भी इस किस्म का एक फैसला जो कि पेंडिंग है, उसका तनाजुर में देखा जाए तो ये इस वक्त जो एप्लीकेबल होने जा रहा है एक फैसला, ये बहुत बड़ा फैसला है। ये इनके $760 मिलियन का मतलब है
कि एक खतीर एक रकम है जो कि पाकिस्तान को बहुत मुश्किल का 80 से 90 अरब रुपए से ज़ायद की रकम अदा करना पड़ेगी, जो कि अगर ये रेंटल पावर प्लांट्स एग्रीमेंट के मुताबिक भी चलता तो शायद हमें इतनी रकम अदा ना करना पड़ती। लेकिन अब पावर डिवीज़न ने माजी की गलतियों से सीखने की बजाय कि चूंकि ये मामला तुर्की के साथ जो हमारी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसके मुताबिक ये केस दायर किया गया था, ज़रूरत इस बात की है, मुख्तलिफ माहिरीन से हमने बात की कि हुकूमत पाकिस्तान को ये मामला हुकूमती बुनियादों के ऊपर तुर्किश गवर्नमेंट के साथ उठाना चाहिए, इसका कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। कानूनी चाराजोई के नतीजे में मजीद हमारे अखराजात का सामना होगा। अरबों रुपए इसके केस के ऊपर पहले लग चुके हैं। पावर डिवीजन ने 18 करोड़ रुपए मजीद मांग लिए वफाकी काबीना से सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में कि हमने दोबारा इस केस के ऊपर रिव्यू का फाइल करना है। लेकिन इसका असल हल जो मौजूद है वो तुर्किश हुकूमत के साथ बाहमी तौर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को इस मामले को टेकअप करके ही हल करना चाहिए। ठीक भट्टी साहब, यहाँ पे मसालेहत जो है उसको उससे काम लेना चाहिए, आपका ये कहना है, आपकी तजवीज़ है। कराची से वकील रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वकील रहमान साहब, कराची फिशरीज अथॉरिटी 2 साल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गैर फ़ाल है, ये इदारा चल कैसे रहा है और इसके माली हालात क्या हैं, क्या मुनाफे में है या फिर नुकसान में? देखिए, कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी एक अहम तरीन इदारा इसको कहा जा सकता है। माहीगिरी की सनत में ये इसकी जो है बुनियादी एक किरदार बनता है, लेकिन बदकिस्मती से सिंध हुकूमत की तरफ से मुसलसल इस इदारे को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी जो है वाज़ेह मिसाल आपके ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है वो उसमें दिलचस्पी न लेना है कि पिछले 2 साल से 2016 दिसंबर 2016 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वो जो मियाद थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद से अब तक 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए उसकी मंजूरी नहीं दी सकी है। इसके अलावा इस इदारे के सरबराह एमडी होते हैं, लेकिन एमडी भी हर 2 महीने बाद तब्दील होते रहते हैं। जिस अफिसर को जिस 18-20 ग्रेड के अफसर को जहाँ पे वो पोस्टिंग नहीं मिलती वो उसको आर्जी तौर पर भेज दिया जाता है, वो यहाँ कुछ वक्त गुजारता है, उसके बाद जहाँ पोस्टिंग अच्छी इदारे में पोस्टिंग मिल जाती है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो एक एडहाकिज्म की बुनियाद पर इस इदारे को जलाया जा रहा है, इसकी वजह से इदारा शदीद माली दबाव, माली खसारे का शिकार हो गया है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त जो है सालाना इसका खसारा वो 5 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर चुका है। हालांकि ये वो इदारा था जिसका जो है वो बड़ा सरप्लस में जाता था, इसके जो है वो बड़े इनकम जो है वो अच्छी खासी इनकम होती थी, जिसके पास अपना एक बजट होता था। इस इनकम की वजह से इसके इनकम के जो है वो पूरे कराची फिश हार्बर जिसको फिशरी के नाम से जो है वो मकामी तौर पे पहचाना जाता है, इसमें जितनी इसकी जो ज़मीन है, इस ज़मीन की मिल्कियत इस इदारे के पास है और इसके कमर्शियल और इसके फैक्ट्री इन सब के ग्राउंड रेंट लेना, फिर जितने जो है वो माहीगीर शिकार पर जाते हैं उनके क्रू कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंटेशन पर जितनी फीस है, ये सब जो है वो इस इदारे के पास आते हैं, जिसकी वजह से इस इदारे के पास एक वक्त था कि उसके अच्छे खासे रेवेन्यूज होते थे, इसका एक बजट होता था। लेकिन जैसे जैसे सिंध हुकूमत ने जो है वो इस पर अपनी इसको नज़रअंदाज करना शुरू किया और इसमें तवज्जो दिलचस्पी कम कर दी, तो ये पिछले 2 साल से अब ये फ़ायदे में चलने वाला इदारा अब ये मुसलसल नुकसान में आ रहे हैं, जिसकी वजह से इदारे के पास बजट नहीं है। इदारा जो है वो जो इसमें फिश हार्बर में फिशरी में रोड पे और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे वो उनके लिए बजट नहीं है, जिसकी वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार है। फिर इसी तरह सफाई सुथराई का उसकी बहुत बुरी सूरत हाल है। अभी 3-4 महीने पहले वाटर कमीशन के सर ने भी जो है यहाँ का दौरा किया था, उन्होंने भी जो है बड़ी इस पर तशवीश का इज़हार किया था कि ये जो इस वक्त सफाई सुथराई है उसकी वजह से पूरे जो है वो हिफ्ज़ान सेहत के जो उसूल है इंटरनेशनल उसकी वायलेशन हो रही है, तो उन्होंने भी तशवीश का इज़हार किया था। लेकिन चूंकि इदारे के पास बजट नहीं है इसलिए सूरत हाल उसी तरह जूं की तू है। फिर इसी तरह सिक्योरिटी के मामले आते हैं, सिक्योरिटी रखने के लिए इनके पास जो है कोई बजट नहीं है, तो वो इतना 84 एकड़ पर फैला हुआ ये एक बड़ा इलाका है, लेकिन उसके लिए जो कैमरे नस्ब होने चाहिए, फिर गेटों पर जो है मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम होने चाहिए। सिक्योरिटी इदारों की तरफ से बार बार इसकी जानिब तवज्जो भी दिलाई
गई है कि इस हसास इलाके की जो है वो सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही है। इसी तरह अब सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो गई है कि इदारे के जो अपने मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों देने के लिए भी जो है वो इदारे के पास पैसे नहीं है, और हर महीने जुलाई में जो है वो सालाना रेंट आ जाते हैं तो 1-2-3 महीने सही गुजर जाते हैं। उसके बाद सूरत हाल ये बनती है कि हर महीने जो है वो किसी से एडवांस लेना होता है, या कहीं किसी से जो है वो किसी अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसके पास जाके मिन्नतें देते हैं और उन पर दबाव किसी तरीके से डालकर उस इदारे के मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों का बंदोबस्त किया जाता है। अक्टूबर की अभी तक तनख्वाहें नहीं दी जा सकी हैं, जिसकी वजह से इदारे के मुलाजमीन में भी बहुत ज़्यादा बददिली फैली हुई है, उनकी कारकर्दगी भी मुतासिर हो रही है। और वो इसमें चूंकि ऊपर से जो है उन पर उस तरीके से निगरानी नहीं है और वो इंतज़ामी गिरफ्त उस तरह मजबूत नहीं है, उस वजह से इदारे के बहुत सारे अफसरान ये हैं कि वो ऊपर की अपनी कमाई को पर भी इस वक्त इन्हिसार कर रहे हैं, और जो जिनके पास इस तरह मौके हैं कि वो उनके जो प्लाट कब्जा हो चुके हैं या कब्जा माफिया से के साथ मिलकर वो उनको फैसिलिटेट करके जो है अपनी ऊपर की कमाई कर रहे हैं। फिर कुछ लोग जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर, तजावुज़ात के नाम पर वो जो है अपनी किसी हद तक जो है अपने मामला चला रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा भी रहे हैं। रेवेन्यू पर तवज्जो देने के बजाय अपने जेब भरने पर तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुलाजमीन जिनके पास ये मौके नहीं है वो इंतहाई जो है वो इस वक्त जो है वो माली दबाव का शिकार है। उनको हर महीने ये बेचैनी रहती है कि वो इस वक्त जो है उनकी तनख्वाहें मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी। तो ये जो उमूमी सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक है। ये कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसको इस तरह नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये माहीगीरी सनत में बुनियादी रीढ़ की हैसियत रखने वाले फिश हार्बर, जिसकी जो है पूरी एक्सपोर्ट में मोर देन 60% जो है वो एक्सपोर्ट इसी इलाके से होती है, और इस इलाके के इंतज़ामी मामला चलाने का ये जो अहम इदारा है वो कराची फिश हार्बर अथॉरिटी, ये जो है वो इसको इस तरह नज़रअंदाज करने का मतलब ये है कि आप 40 करोड़ डॉलर सालाने की बरामदात वाली इस इंडस्ट्री को जो है वो आप तबाह करने पर तुले हुए हैं। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इस वक्त के वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है वो किसी एक वक्त तक वो इसी इदारे के जो है मैनेजर फाइनेंस के तौर पे खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जब वो वज़ीर आला सिंध बने तो यहाँ के मुलाजमीन और उसमें जो है उनकी एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद वो क्योंकि इस इदारे और इस मामला से बखूबी वाकिफ़ है तो उस तरफ तवज्जो देंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो भी अभी तक तवज्जो नहीं दे सके। और वो 2 महीने से उनके टेबल पर जो है वो समरी पड़ी हुई है कि वो इसके बोर्ड तश्कील दी जाए, लेकिन वो समरी जो है वो अभी तक उस पर दस्तखत नहीं हो सके। तो ये जो उमूमी सूरत हाल है उसकी वजह से जहाँ पर जो है वो रोड और ये उनके ये जो वो है उसकी हालात भी जो है बड़े ख़राब हो रहे हैं। और वो मुख्तलिफ जो है वो जो आने वाले हज़ारों लोग आते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है कि जो वहाँ विजिटर्स हैं, बाहर के एक्सपोर्टर आते हैं, फैक्ट्रियों में लोग आते हैं, वहाँ जो सफाई सुथराई की जो इंतहाई हाल है। ठीक, वकील रहमान आपने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2 साल से गैर फाल है कराची फिश हार्बर अथॉरिटी का, और अब ये इदारा इसके फैसले कौन कर रहा है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं सिंध हुकूमत इस पर क्या करती है। सईद आवान साहब, आपकी खबर है रोज़नामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे भी ये खबर छपी है, और हैरानकुन बात है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ऑडिट नहीं कराया है, और बताया ये जा रहा है कि ऑडिट ना कराने की जो बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से ऑडिटर जनरल को रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया है। सईद आवान साहब, ये ज़रा बताइएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को हर इदारे के हर तरह के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल है, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अमले ने, इनके हुक्काम ने रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया? भाई साहब, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को ऑडिट ने दो खत लिखे 2015 में, 2 खत लिखे 2016 में, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर वो इसका जायज़ा लेगा, जायज़ा लेने के बाद वो फिर जो भी जवाब आएगा ऑडिट को आगाह कर दिया जाएगा। उससे मतलब नहीं आगाह किया गया। ऑडिट की जानिब से 2017 में
सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रब्ता किया गया और उनसे बताया गया कि ये हमारे साथ आपका दिल्ली अदारा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल, ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा और ये हमसे जो है वो ऑडिट नहीं करवा रहा, जिस पे सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने खत लिखा पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल को और उनको कहा कि आप हदायत दी कि आप ये ऑडिट अपने महकमे का करवाएँ। उस खत के जवाब में भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने कोई ऑडिट नहीं करवाया। आपको बता दूं कि ये मामला पीएसी में आया था, 4 अदारे थे जो ऑडिट नहीं करवा रहे थे। पीएसी ने बाकायदा अटॉर्नी जनरल से और दीगर कानूनी माहिरीन से राय लेने के बाद कहा था कि तमाम वजारतें जो गवर्नमेंट में काम करती हैं और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी हैं वो इस बात की पाबंद हैं कि वो ऑडिटर जनरल से ऑडिट करवाएंगी और ये आइन के 170 आर्टिकल 170 के तहत तमाम अदारों पर लाजमी है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर आया था, फैसला दिया गया था कि तमाम अदारे जो गवर्नमेंट के हैं और गवर्नमेंट से बजट लेते हैं और उसके हिसाबात में आते हैं, वो सारे अदारे जो हैं वो अपना ऑडिट करवाएंगे ऑडिटर जनरल से। ऑडिटर जनरल बेसिकली अभी तक जितने भी बड़े बड़े घपले सामने आए हैं उनके पीछे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ही है जो कि ये पॉइंट आउट करती हैं कि यहाँ पे ये बेकायद की हुई है, ये बेकायद की हुई है। असल में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी और ऑडिटर से ऑडिट करवाएंगे बाहर से किसी निजी फर्म से, तो उन्होंने पैसे लेने और पैसे लेके आपके मुताबिक जो है वो ऑडिट कर देना है। इसलिए ऑडिटर जनरल एक सरकारी अदारा बनाया गया जो तमाम अदारों में जाके ऑडिट करते हैं। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का एक केस हमारे पास अभी सामने आया है जिसकी तरफ से ऑडिट से इनकार कर दिया। अब आपका दफाई अदारे हैं, जितने भी अदारे हैं तकरीबन सारे वो ऑडिट करवा रहे हैं और किसी की तरफ से भी ऑडिट करवाने पर कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग कौंसिल के जो चेयरमैन हैं वो भी अपना 3 साल के लिए पहले लगे थे जावेद सलीम कुरैशी साहब, अब उनका वो सेकंड टेन्योर चल रहा है। उनको चाहिए था कि जब ये एक गवर्नमेंट का अदारा है वो उसके साथ ताउन करते हुए अपने ऑडिट करवाएं। ये कोई वजह क्या, ऐसी क्या वजह है कि वो ऑडिट कराने से कतरा रहे हैं? कौन से ऐसे अखराजात किए गए हैं? हालांकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान में जितनी भी तामीराती मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनको लाइसेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की जानिब से जारी किए जाते हैं। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए कि आप बड़ी डीपली ऑडिट अमूर को आप कवर करते रहे हैं अमूमी तौर के ऊपर, तो कोई भी इदारा जब इनकार करता है ऑडिट करवाने से तो उसके पस पर्दा क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? क्योंकि मुख्तलिफ मनसूबों के अंदर क्या उनको इस बात की कन्फर्मेशन होती है कि बेज़ाब्तियाँ बड़े पैमाने के ऊपर हैं तो इनको कंट्रोल में रखा जाए। तहम दूसरी जानिब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के एक वाज़े तौर के ऊपर बुनियादी एक असूल है, जहाँ कहीं भी पब्लिक मनी खर्च होगी उस इदारे का हर सूरत ऑडिट होगा। दिफाई इदारों का भी बाज़ाब्ता तौर पर ऑडिट होता है, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल किस तरीके के साथ इनकार कर सकती है? भट्टी साहब, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, अब पीएसी ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी हुई है, ऑडिट जो है वो पब्लिक मनी का हर जगह पे वो ऑडिट कर सकता है ऑडिटर जनरल का जो अदारा है। अब ऑडिट ना करवाने के पीछे 2 वजूहत हो सकती है। पहली ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक आम रवायत रही है कि मुख्तलिफ जो चेयरमैन हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जो अहम ओहदों पर लोग तैनात हैं, वो खुद सख्ता तौर पर अपनी मराद तनख्वाहों और अपनी चीज़ों में इजाफा कर लेते हैं, जिसको ऑडिट पॉइंट आउट करता है और कहता है कि ये चीज़ें रूल्स के ख़िलाफ़ है। उनके जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं वो प्रॉब्लम आ जाती है, हायल आ जाती है। अगर आपको याद हो कि पीएसी के एक डिसीजन आया था, उन्होंने इवन के ऑडिटर जनरल को बुलंद अख्तर राना को हटा दिया था क्योंकि उसने अपने खुद साख्ता तौर पर न सिर्फ अपनी तनख्वाह में इजाफा कर लिया था बल्कि उसके अलावा भी दीगर मामला सामने आए थे। ऑडिट के अचानक से ये चीज़ें पॉइंट आउट होती हैं जिसकी वजह से फिर अदारे को प्रॉब्लम होती है। अदारा जब ये चीज़ें देखता है लोगों को वो पॉइंट आउट कर देता है, फिर लोगों की नौकरियां वो स्टेक पे लग जाती हैं क्योंकि उन्होंने जो करप्शन की होती है, जो गलतबाजी की होती है, उसको छुपाने के लिए ये लोग जो हैं वो ऑडिट से इनकार कर देते हैं कि हम अपने अदारे का ऑडिट नहीं करवाएंगे। ये सारी वजह है। इनकी अपनी बेज़ाब्तों को छुपाने के लिए ऑडिट करवाने पर तैयार नहीं होते, लेकिन ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का मैंडेट है कि उन्होंने हर सूरत ऑडिट करना है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब डिस्प्यूट पैदा हो गया है, इंजीनियरिंग काउंसिल ऑडिट करवाने को तैयार नहीं है, तो अल्टीमेटली ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के पास क्या रास्ता होगा कि वो जाके ऑडिट करें? क्या किसी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? ये क्या रास्ता निकलेगा जिसके जरिए से इदारे का काउंसिल का ऑडिट हो सके? बड़ी साहब, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि अब 2013 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अगर हम देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफवर्जी है जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से की जा रही है। इसमें एक तो वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में रिज्यू कर सकते हैं, दूसरा ये रिपोर्ट जाएगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फिर इस पे आपने बहुत डिटेल में बताया पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से जो ऑडिट नहीं करवाया गया
और रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया। इकराम होती साहब, आपकी तरफ आऊँगा। तहरीक इंसाफ अब नए मरहले में दाखिल हो गई है, आपकी खबर है, और एक थिंक टैंक, पेशा वाराना सियासी थिंक टैंक बनाया जा रहा है। इस थिंक टैंक का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते? जी, ये हमारे 92 न्यूज के कारीन और नाजरीन को अब ये काफी हद तक आगाही मिल चुकी है कि बहुत से लोग सेनेट की सीट खरीदते हैं, उसके बाद वजीर भी बन जाते हैं, वजीर आजम के मावन भी बन जाते हैं। इस सिलसिले की वजह से एक नालायक सेनेट बनती है और हुकूमत में भी नालायक किस्म के लोग आ जाते हैं जो तरक्की के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं बजाय मावन बनने के। इस सिलसिले में एक इनकलाबी कदम तहरीक इंसाफ उठा रही है। एक थिंक टैंक की खिदमत हासिल की गई हैं और उससे यह कहा गया कि आप हमें यह बताएं कि सेनेटर्स की जो काबिलियत है उनको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो चंद शराइत आयद कर दी गई है कि आइंदा कम से कम पीटीआई अपने हद तक यह काम करेगी कि किसी को सेनेटर उस वक्त तक नहीं बनने देगी जब तक कि उसकी खुसूसी तालीम, उसकी ट्रेनिंग ना हो जाए। उस ट्रेनिंग के लिए जो शराइत लगाई गई हैं वो उस सिलसिले में पार्टी के आईन को भी तब्दील किया जा रहा है। वो शराइत ये हैं कि हर सेनेटर को इस एक थिंक टैंक बनेगा पार्टी का, उसका मेंबर बनने पड़ेगा और उसमें उसको ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी। जब ट्रेनिंग उसकी हो जाएगी तो यह देखा जाएगा कि कोई भी बंदा जो गवर्नमेंट इन वेटिंग, यानी कि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ में है तहरीक इंसाफ तो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, तो उसमें बैठने की अहलियत रखती है कि नहीं। दूसरा, हर सेनेटर के लिए 10 साल कम से कम पार्टी का रुकन होना जरूरी है। जो बंदा 10 साल से पार्टी का रुकन नहीं हुआ वह सेनेट में नहीं पहुंच सकेगा तहरीक इंसाफ के जरिए। फिर यह है कि सेनेटर बनने के लिए मास्टर्स डिग्री करना लाजमी होगा। हर सेनेटर को वजीर बनने पर सेनेटर बनने पर 2 साल थिंक टैंक के साथ राब्ता रखना पड़ेगा और उससे सीखना होगा कि हुकूमत चलाई कैसी जाती है, हुकूमत के उमूर कैसे चलाई जाते हैं, या वो जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसकी फराइज किस तरह अंजाम दिए जाते हैं। अब जो वज़ीर आज़म का माविन है वो बनने के लिए ये शराइत लाजमी होगी, जो वजीर है वो बनने के लिए भी ये शराइत लाजमी होगी और 5 साल तक शैडो कैबिनेट का मेंबर रहना पड़ेगा। उससे पहले वजीर नहीं बन सकेगा, वजीर आज़म का खुसूसी माविन नहीं बन सकेगा। और जो कवानीन है इसके बाद वो सबके लिए चेंज कर दिए जाएंगे। फिर एक ऐसा लॉ लाया जाएगा किसी और पार्टी में भी यह हरकत ना हो सके कि कोई सीट खरीद कर सेनेट का मेंबर बने और सारी हुकूमत को और सारी सेनेट को पोल्यूट कर दे। यह एक इनकलाबी कदम है जो इस वक्त तरतीब दिया जा रहा है। 92 न्यूज ने इस पर खसूसी तौर पर मालूमात हासिल करके इसका तजिया किया तो इससे पता चला कि यह कदम पहले पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख में कभी नहीं उठाया गया, ना इंतजामी तारीख में उठाया गया, ना सेनेट की, ना कौमी असेंबली की और ना ही कैबिनेट की। जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आके महसूस किया है कि उनके हुकूमत में जो स्लगिश मटीरियल है, जो कि काम करने में नाकाम है, चीजों को स्ट्रक्चर को समझने में भी नाकाम है, उसकी वजह यही है कि उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग नहीं है। लिहाजा अब थिंक टैंक से बड़ी हंगामी बुनियादों पर ये मालूमात हासिल की जा रही हैं, ये शराइत तरतीब दी जा रही हैं और अपना पार्टी का भी थिंक टैंक इन्हीं बुनियादों पर उस्तवार कर दिया जाएगा। जी ठीक, होती साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब, सोहेल इकबाल भट्टी, मलिक सईद अवान और दीगर नुमाइंदगान का जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।